आज हम लोग अपना फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे जो है साउथ अमेरिका। इससे पहले हम लोग फिफ्थ नंबर पे जो था वो हम पढ़ चुके हैं अंटार्कटिका। सिक्स नंबर पर एरिया वाइज जो था वो पढ़ चुके हैं यूरोप। और जो सातवें नंबर पर सबसे छोटा कॉन्टिनेंट था ऑस्ट्रेलिया वो पढ़ चुके हैं। तो इस हिसाब से हमारा ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप वो हमें पढ़ना है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका के बारे में ये देखिए एक चीज और साउथ अमेरिका पढ़ने से पहले कि साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी बोल देते हैं। कहीं कहीं पर इसके बारे में लिखा होगा लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका का मतलब ये होता है कि वो भाषा के आधार पर है लैटिन अमेरिका नाम। ठीक है, ये पूरा जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये स्पेन और पुर्तगाल का की कॉलोनी था या उनका गुलाम था। ठीक है, स्पेनिश और पुर्तगाली ये लैटिन भाषाएं हैं, लैटिन से निकली हुई हैं, इसलिए इसको लैटिन अमेरिका भी बोल दिया जाता है। लेकिन जब लैटिन अमेरिका बोलते हैं तो वो ज्योग्राफी की बात नहीं होती, वो पॉलिटिकल बात है। उसमें ये सब देश तो आएंगे ही। यहाँ पर जो देश हैं टोटल ये यहाँ पर 12 कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में। यहाँ पर 12 कंट्रीज हैं प्लस वन एक ये है, इसका नाम है यहाँ पर देखो फ्रेंच गुइना। ये वाला ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये फ्रांस का कंट्रोल है इस पे। तो टोटल 13 है वैसे 13, लेकिन 12 स्वतंत्र देश है और एक अभी भी जो है फ्रांस का प्रोटेक्टेड एरिया है, इसलिए 13 कंट्री जाते हैं यहाँ पर, लेकिन 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो ये तो आएंगे ही साथ में लैटिन अमेरिका में। इसके ऊपर वाले जो सेंट्रल अमेरिका के जो देश हैं वो भी आ जाते हैं। कैरिबियन आइलैंड्स यहाँ पर हैं, कैरिबियाई सागर के पास में, जमैका, क्यूबा, वो सब लैटिन अमेरिका में आ जाते हैं क्योंकि पुर्तगाली और स्पेन के लोगों ने इनको गुलाम बना रखा था। तो जब लैटिन अमेरिका की बात करते हैं तो वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से और बड़ा हो जाता है, ऊपर वाले भी चीजें आ जाएंगी। लेकिन हम ज्योग्राफी में जब बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका बोलते हैं, साउथ अमेरिका। उसमें सिर्फ यही कंट्री आएंगे हमारे जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने पहले ही बोल दिया, देखो कंट्री कौन कौन से हैं। पहले कंट्री एक बार पॉलिटिकल मैप जो भी कॉन्टिनेंट पढ़ो पहले पॉलिटिकल मैप देख लो उसका, उससे पता चल जाता है कि है क्या। देखो 12 कंट्री है यहाँ पर, अर्जेंटीना, चिली, इधर यहाँ पर पराग्वे, उरुग्वे, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, यहाँ पर हो गया गुयना, और फिर सुरीनाम, और फिर ये है ब्राजील। ब्राजील सबसे बड़ा कंट्री है इस पूरे कॉन्टिनेंट का। ठीक है, लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो ब्राजील में ही, और 50% एरिया भी बोलते हैं ये ब्राजील का, इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री है इस महाद्वीप का। तो हम लोग वैसे ही देखेंगे जैसे पहले देखते थे हम लोग किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में। पहले क्या है, पहले उस कॉन्टिनेंट की बाउंड्री पर देखेंगे कि उसकी बाउंड्री पर कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं हम लोग, इसी मैप में शुरू कर लेते हैं बाउंड्री के बारे में। इधर से शुरू करते हैं, चलो सबको कवर करते रहेंगे जिधर से हो जाता है। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट की, ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं तो ये देखो यहाँ पर, तो ये अटलांटिक ओशन है इधर सबसे पहले। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में इधर ये पैसिफिक महासागर है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्टिनेंट अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में स्थित है, पहली चीज। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर शुरुआत में कि ये जो है एरिया दिख रहा है सबको, ये वाला एरिया, ये सेंट्रल अमेरिका के देश है, और यहाँ पर ये पहला देश है पनामा, उसका नाम है पनामा। तो पनामा जो है ये एस्थुमस एक वर्ड बोला जाता है। एस्थुमस मतलब होता है छोटा लैंड एरिया जो दो ओशन के बीच में हो, तो पतला सा एक लैंड एरिया है, जमीन का एरिया पनामा का, पनामा कंट्री है। तो ये पनामा कंट्री क्या करता है, साउथ अमेरिका महाद्वीप को नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से अलग करता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है और पूछा भी जाता है कि पनामा एस्थुमस किसके किसके बीच में स्थित है, या पनामा एस्थुमस भी और दूसरा काम क्या करेगा पनामा एस्थुमस, देखो इधर है यहाँ पर पैसिफिक और इस साइड में क्या है अटलांटिक, तो उसको भी कनेक्ट कर रहा है। पनामा क्या करता है, यहाँ पर कैनाल भी, वो कैनाल में नॉर्थ अमेरिका में बताऊंगा, पनामा कैनाल भी बनाई गई है जो नॉर्थ इधर पैसिफिक को अटलांटिक से कनेक्ट करती। ठीक,
इधर से हम लोग आ गए, अगर इस साइड में आए तो अटलांटिक हो गया, और इधर कोई चीज है ही नहीं जो हमें काम की हो और हमें देखनी पड़े, लिखनी पड़े ना। अभी बाउंड्री बाउंड्री सिर्फ हम देखना, हमें देखना है। इधर आ गए, इधर आ गए बाउंड्री में, इस साइड में। यहां पर नीचे आएंगे तो हमें फिर से कुछ काम की चीजें मिलेंगी जो पूछी जाती हैं। पहला, एक तो यहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक बहुत फेमस आइलैंड मिलेगा, फाकलैंड आइलैंड। फाकलैंड बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसका देखो यहाँ पर इंग्लैंड का कंट्रोल है। ये कॉन्टिनेंट तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में आता है, लेकिन इस पर कंट्रोल अभी भी अंग्रेजों का है। अर्जेंटीना से इसके कंट्रोल को लेकर लड़ाई भी होती रहती है। अर्जेंटीना कहता है कि ये उसका आइलैंड है, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत टाइम से इसको कंट्रोल कर रखा है, तो उन्हीं का आइलैंड है ये फाकलैंड। पूछा बहुत जाता है, आइलैंड सिर्फ ऐसे पूछे जा सकते हैं, फाकलैंड आइलैंड किस ओशन में है, किस महासागर में। ये तो आपको पता होना चाहिए। ये सब क्या है, अटलांटिक है, और अटलांटिक का दक्षिणी हिस्सा मतलब साउथ अटलांटिक में है। ठीक, इसके नीचे अगर आप आओगे यहां पर, तो अगर आप लोग मैप देखोगे, इसमें तो नहीं दिख रहा है, मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा। और अंटार्कटिका में मैंने बताया था कि यहां पर इसके नीचे से अंटार्कटिका शुरू हो जाता है कॉन्टिनेंट, और यहां पर जो ये पानी है ये ड्रेक पास के नाम से जाना जाता है, ड्रेक पैसेज। और ड्रेक पैसेज बहुत पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट को अंटार्कटिका से कौन अलग करता है। ठीक है, और वहां पर भी मैंने बताया था ये ड्रेक पास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये वो एरिया है जो दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रहा है, साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से सेपरेट कर रहा है। इधर आ जाते हैं हम लोग, ये है केप हॉर्न। केप हॉर्न का नाम भी इंपॉर्टेंट है, केप हॉर्न, क्योंकि ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, सदर्न पॉइंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई हमारी। अब इस तरफ मूव करते हैं हम लोग, यहाँ पर इधर जब आओगे तो यहाँ पर एक, वो मैप में नहीं बना होता, सबको बना लेना होता है। ये यहाँ पर एक कोल्ड करंट बहती है जिसको पेरुवन करंट बोलते हैं, या पेरू की धारा। इसी को हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं, हम्बोल्ट करंट या पेरुवन करंट। ये कोल्ड करंट है, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरुवन करंट, पूछी भी बहुत जाती है कि पेरुवन करंट किस ओशन में बहती है, तो पता है हमें पैसिफिक, इधर क्या है प्रशांत महासागर, उसमें बहती है। और ये मैंने ऑस्ट्रेलिया में बताया था, अगर याद हो पहले वाला, अगर किसी ने वो चीज सही से नोटिस की हो, कि कोल्ड करंट जहां पर भी होगी, वो कोल्ड करंट अपने पास में जो भी कॉन्टिनेंट होगा वहां पर एक डेजर्ट बनाती है या रेगिस्तान बनाती है। ठीक है, तो कोल्ड करंट, ये पेरू की जलधारा जो है, ये भी यहाँ पर डेजर्ट बनाती है। और एक बहुत फेमस डेजर्ट बनता है, वो यहाँ पर है अटाकामा, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे, अटाकामा, अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, पेरुवन करंट, पेरू की जलधारा, और अटाकामा करंट बनाती है। पेरू की जलधारा ये इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ठंडी जलधारा है, लेकिन इसके टेम्परेचर का असर भारत के मानसून पर पड़ता है। जब पेरू की जलधारा ज्यादा कोल्ड हो जाए या थोड़ी हॉट हो जाए, कम कोल्ड हो जाए, तो भारत के मानसून पर असर पड़ता है, और एल नीनो और लानीना के कॉन्सेप्ट आते हैं जो हम लोग मानसून में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पेरुवन करंट हो गई। इसके आगे हम लोग और चलते हैं अगर, ठीक है, तो यहां पर एक बहुत फेमस आइलैंड पड़ता है, जुआन फर्नांडिस आइलैंड, बहुत पूछा जाता है। जुआन फर्नांडिस आइलैंड चिली का आइलैंड है, ये भी मार्क करना है हम लोगों को। थोड़ा इसके ऊपर और आएंगे तो यहां पर एक और फेमस आइलैंड पड़ेगा, मिलेगा हमें पैसिफिक कोस्ट पर, और वो है गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड जो इक्वाडोर का आइलैंड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड ये भी है। ये दोनों आइलैंड्स बहुत पूछे जाते हैं, जॉन फर्नांडिस और गैलापागोस। गैलापागोस आइलैंड जो है, ये तो चार्ल्स डार्विन की वजह से भी बहुत फेमस है, कि जो चार्ल्स डार्विन जो ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी थी, और अपनी बुक में इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उनके बारे में ये है कि उन्होंने इस गैलापागोस आइलैंड पे, यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, विविधता है, प्लांट जीव जंतुओं की, प्लांट्स की, इसलिए यहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया था।
तो इंपॉर्टेंट आइलैंड हो जाता है गैलापागोस। है किसका? ये इक्वाडोर कंट्री है, उस कंट्री का ये आइलैंड, ठीक। और फिर हम घूम के इधर आ गए पनामा एस्थुमस पे। तो अंटार्कटिका, सॉरी, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ड्रेक पास हो गया, ये 2 आइलैंड हो गए, फाकलैंड आइलैंड उधर हो गया, और ये मैंने बता दिया कैसे कैसे अलग होता है। यहाँ पर पनामा कैनाल, पनामा एस्टुमस जो होता है वो इसको और नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। तो ये तो बाहर बाहर वाली चीजें हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्टिनेंट के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और उसके लिए हम लोग ये वाला मैप देखेंगे। बहुत कम चीजें हैं जो इसमें पूछी जाती हैं। ये देखो, सबसे नीचे हम लोग शुरुआत से मार्क करते हुए चलेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर सबसे नीचे आपको केप हॉर्न में हमने बता दिया था, सबसे दक्षिणी पॉइंट है केप हॉर्न। फिर यहाँ पर ये एक है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, मैगेलन की खाड़ी, जो अर्जेंटीना और चिली को अलग करती है। यहाँ पे अर्जेंटीना का हिस्सा इधर है, चिली इधर यहाँ पे आ जाता है, तो अर्जेंटीना और चिली के बीच में है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, मैगेलन की खाड़ी, ठीक है। ये मार्क करनी होती है, इंपॉर्टेंट है। इधर यहाँ पर देखो पेंटागोनिया प्लेटू है, पेंटागोनिया का पठार, प्लेटू भी है और प्रायद्वीप भी। प्रायद्वीप मतलब फिर से 3 तरफ से ओशन से घिरा हुआ, तो पेंटागोनिया प्रायद्वीप या पेनिनसुला ये यहाँ पर है। अर्जेंटीना, ये चिली है और इस साइड में अर्जेंटीना है, इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरफ आएंगे, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है, ये यहाँ से पूरे साउथ अमेरिका में फैली हुई है, जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज माउंटेन रेंज, जो दुनिया की सबसे लंबी या लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला, हिमालय से भी 3 गुना बड़ी, ठीक है। हिमालय सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, लेकिन एंडीज सबसे लंबी माउंटेन श्रृंखला है, सबसे लेंथ में बहुत ज्यादा, लगभग 8000 किलोमीटर के आसपास एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रेंज है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पश्चिम में, वेस्ट में। इस एंडीज पर्वत श्रृंखला में एकनगोगा एक माउंटेन है, ठीक है, हिल है, जो इस एंडीज की सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर से बहुत पूछा जाता है, अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे है माउंट एकनकोगा, 6960, 6960 मीटर माउंट एकनकोगा, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज का पूछेंगे या तो ऐसे पूछ लेंगे पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, जैसे एशिया की माउंट एवरेस्ट है या पूरी दुनिया की माउंट एवरेस्ट है, तो इंडीज की भी सबसे ऊंची चोटी, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकनकोगा। इसके ऊपर हम चलेंगे अटाकामा डेजर्ट, मैं पहले ही बता चुका हूं कि पेरू की जो जलधारा है इधर, ये इस तरफ, वो एक रेगिस्तान बनाती है जिसको अटाकामा बोलते हैं। अटाकामा दुनिया का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ड्राइएस्ट मतलब सबसे सूखा रेगिस्तान, रेगिस्तान का मतलब ही है सूखा, जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो। उनमें भी जो सबसे ड्राइएस्ट है दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान, वो है अटाकामा। अटाकामा के बारे में बोलते हैं, यहाँ पर कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर कभी भी बारिश, कभी मतलब आज तक कभी बारिश ही नहीं हुई है, तो ये अटाकामा डेजर्ट हो गया। इसके ऊपर हम लोग आ जाएंगे, चलते हैं फिर एंडीज पर्वत श्रृंखला। यहां पर एक लेक मिलेगी, लेक टिटिकाका, ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप में भी दिख जाएगी, हर उसमें दिखाई पड़ेगी ये, ठीक है, क्योंकि फेमस लेक है ये वाली। देखो यहां पर ये लेक है, लेक टिटिकाका नाम दिया हुआ है, जो पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है टिटिकाका लेक, टिटिकाका लेक, जो पेरू, और ये कंट्री पेरू है, ये बोलिविया है, इसके बॉर्डर पे है लेक टिटिकाका। ये दुनिया की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है। बहुत पूछा था इस वजह से कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सी है दुनिया की, वो है लेक टिटिकाका। ऐसे ही बोलिविया की जो कैपिटल है लापेज, ये दुनिया की, बोलिविया की जो कैपिटल है हमारी, ये हुई लापेज, LAPAZ। ये हाईएस्ट कैपिटल है, जो हाईएस्ट सबसे सी लेवल से सबसे ऊंचाई पर स्थित जो कैपिटल है वो है ये लापेज। ये भी पूछी जाती है बोलिविया का। इसके ऊपर हम लोग चलते हैं अब, ठीक है।
इक्वाडोर आ गया यहाँ पर। इक्वाडोर में एक कंट्री है छोटा सा, और यहाँ पर एक वॉल्केनो है। ये मैप में कभी कभी दे रखा है यहाँ पर, माउंट माउंट कोटापैक्सी, माउंट कोटापैक्सी। ये इक्वाडोर का वॉल्केनो है और बहुत फेमस वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, पूछा भी बहुत जाता है माउंट कोटापैक्सी कहाँ स्थित है। तो इसके बारे में ये चीज हो गई। अब हम लोग थोड़ा और ऊपर जाते हैं इस तरफ, और हमें मिलेगा इक्वाडोर के बाद कोलंबिया। कोलंबिया में ऐसी कोई चीज है नहीं मार्क करने के लिए, कोलंबिया बस पनामा से जुड़ा हुआ है, तो ये चीज बस याद रखनी है। इधर आ जाएंगे वेनेजुएला। वेनेजुएला में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखो, एक एक तो ये लेक है बड़ी फेमस, मराकाइबो लेक, मराकाइबो। ये वेनेजुएला की फेमस लेक है और पूछी भी बहुत जाती है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दो ही लेक्स हैं जो फेमस है, एक लेक टिटिकाका और एक वेनेजुएला की मराकाइबो लेक। वेनेजुएला में एक रिवर यहां पर फ्लो होती है जिसका नाम है ऑर्निको। ऑर्निको ऑर्निको रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि ये जो बेसिन बनाती है, ऑर्निको बेसिन मतलब जो अपने इसके आसपास का एरिया होता है, वहां पर पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है, रिजर्व। इसलिए ऑर्निको रिवर बड़ी फेमस है। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का रिजर्व किसके पास में है? वेनेजुएला के पास में। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। कोई गेस लगाएगा तो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक यही लगाते हैं, लेकिन ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा किसके पास में है? वेनेजुएला के पास में, और वो भी ऑर्निको बेसिन के इधर उधर। वेनेजुएला में ही दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी है, एंजल्स फॉल, जो एक रिवर है ऑर्निको की ही ट्रिब्यूटरी है, चुरुन रिवर उसका नाम है, CHURUN, चुरुन रिवर, उस पर है एंजल्स वाटरफॉल जो वेनेजुएला में है। तो हाईएस्ट वाटरफॉल दुनिया का, और दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्वायर किसके पास में है? वेनेजुएला के पास में। इस तरफ हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, ये कंट्री है जॉर्ज टाउन, गुयना बोलते हैं। फिर यहाँ पर सूरीनाम है, सूरीनाम को ब्रिटिश गुयना के नाम से जानते थे। फिर आ गया फ्रेंच गुयना। फ्रेंच गुयना मैंने बताया काइन इसकी कैपिटल है। फ्रेंच गुयना ये फ्रांस की टेरिटरी है, और यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा है, ये सब अपने स्पेस रॉकेट लॉन्च करते हैं। कभी भी देखना जो भी रॉकेट लॉन्च होते हैं, और खासकर जो हैवी रॉकेट्स होते हैं, वो फ्रेंच गुयना से ही भेजे जाते हैं। नासा अपने ज्यादातर रॉकेट्स हैं, हैवी रॉकेट्स फ्रेंच गुयना से भेजता है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस सॉरी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों यहीं से भेजेंगे। भारत भी अपने जो हैवी रॉकेट्स होते हैं वो यहीं से लॉन्च करवाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है ये फ्रेंच गुयना जगह। कोस्ट के इधर को समुद्र है, इसलिए थोड़ा आसान पड़ता है ना, अगर रॉकेट लॉन्च होता है आसान पड़ता है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ओशन में ही गिरता है। और ऊपर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों करते हैं, फ्रेंच गुयना ऐसे ही लॉन्च क्यों किए जा रहे हैं रॉकेट। एक तो एक मैंने बता दिया ओशन पास में है, दूसरा हमें पता अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इधर से इधर ऐसे घूमेगी वेस्ट टू ईस्ट। तो जो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो यहाँ से जब लिफ्ट होता है तो उसको पुश मिल जाता है तेज स्पीड का, इस वजह से फ्रेंच गुयना से लॉन्च किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल। देखो इन ये जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं इनकी कैपिटल भी पूछ ली जाती है। कैपिटल कभी ऐसा नहीं होगा कि ब्राजील की कैपिटल पूछे आपसे, अर्जेंटीना की कैपिटल पूछे। जो फेमस कंट्रीज है उनकी कैपिटल कभी नहीं पूछी जाएंगी। वो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनमें नाम में कंफ्यूजन हो जाएगी ये कंट्री है या नहीं है, उनकी पूछी जाएंगी। गुयना पूछी जाएगी, सूरीनाम पूछी जाती है, फ्रेंच गुयना पूछा जाएगा। ठीक, तो ये तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया जो हमें करना था। अब हम आते हैं जो सबसे बड़ा यहाँ का वो है, और वो है ब्राजील। ब्राजील में देखो एक बहुत फेमस रिवर निकल रही है, और वो है अमेजोन, और फिर वो जाके यहाँ पर अटलांटिक में गिर जाती है, अटलांटिक में गिर जाती है। ये अमेजोन रिवर जो है देखो कितनी रिवर से मिली जुली है, हजारों ट्रिब्यूटरी है अमेजोन की आके मिलती हैं। ये दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी आफ्टर नाइल। जो नाइल अफ्रीका की है उसके बाद में
दूसरी सबसे लंबी नदी। लेकिन वाटर डिस्चार्ज के मामले में, मतलब पानी के मामले में, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी, कैपेसिटी के मामले में ये जितना पानी लेके चलती है, जितना बोलते हैं इसके नीचे वाली जो 8 नदियां हैं उनको जोड़ दो तब भी अमेजन के बराबर पानी नहीं होता। टॉप 10 रिवर्स होती हैं, तो बहुत बड़ी 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 नदी है और लगभग पूरे ब्राजील को कवर कर रही, ट्रिब्यूटरीज मिल मिल के ये सब अमेजन रिवर है। इसी के चारों तरफ आसपास, इसी के बेसिन में हमें मिलते हैं अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन के जंगल, अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षावन। वर्षावन कौन से वन होते हैं? जो इक्वेटर पर, जो हम लोग ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, वहां पर खूब बारिश होती है, रेनफॉल होता है इक्वेटर पर होने की वजह से, उसका कॉन्सेप्ट होता है, वो हम लोग पढ़ते हैं। और वहां पर लगभग डेली ही बारिश होती है, इसलिए उनको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। बहुत हैवी पेड़ होते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट हैं, अमेजन के जंगल। इनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, दुनिया का फेफड़ा, लंग्स। ये ना क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड किन फॉरेस्ट को बोलते हैं? और ये अमेजन के आसपास है, ब्राजील में बेसिकली मेन एरिया पड़ता है इसका। ठीक, तो ये अमेजन नदी के बारे में हो गया और अमेजन फॉरेस्ट के बारे में हो गया, जो जाके अटलांटिक में गिरती है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर हमें कुछ बड़े फेमस घास के मैदान भी मिलते हैं, ग्रासलैंड्स भी मिलते हैं। एक तो वेनेजुएला में है लानोस, लानोस हिंदी में ऐसे, इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लानोस, जो वेनेजुएला के है। ऐसे ही अमेजन के आसपास हमें घास के मैदान मिलते हैं, इक्वेटोरियल, उनका नाम है सेल्वास, मैप में बना होगा सभी के। और यहां पर फिर अर्जेंटीना में मिलते हैं पंपास, PAMPAS। तो ये 3 बड़े ग्रासलैंड्स भी हैं। ये दोनों सवाना टाइप की घास है, ये बड़ी घास होती है, इक्वेटोरियल घास। पूछे बहुत जाते हैं, वेनेजुएला के लानोस, ब्राजील में यहां मिलते हैं सेल्वास, और अर्जेंटीना में पंपास ग्रासलैंड्स, घास के मैदान। ठीक है, ये वाली चीजें हो गई हमारी। यहां पर देखो एक दो चीजें कुछ बची हुई हैं। ये माटो ग्रासो, ये भी प्लेटू है, पठार है, ये ब्राजील में है। कभी कभी पूछ लिया जाता है माटो ग्रासो प्लेटू कहां पर है, पठार कहां पर है। फिर आ जाता है हमारा माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई हमारी, पंपास घास का मैदान भी हो गया। ठीक, चिली जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है। कुछ एक दो ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये पतला पतला कंट्री यहाँ पर है, चिली, ये वाला ऐसे ये वाला कंट्री जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है। पूछ लेते हैं इसके बारे में, जैसे वेनेजुएला सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया का। ये एक रिवर और भी है, इसको भी मार्क कर लेना है, ये प्राना रिवर है, पराग्वे रिवर बोलते हैं। ये यहाँ से जाती है, देखो ये पराग्वे से होती हुई अर्जेंटीना से निकलती हुई, और ये यहाँ पर गिर जाती है। ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की कैपिटल है, ये पराना रिवर है, उसके किनारे। तो मार्क कर लेते हैं इसको भी एक। बस अब तो हमारी बस साउथ अमेरिका वाली चीजें हो गई। ये मैंने पहले बता दिया आपको, साउथ अमेरिका ये अमेजन नदी का बेसिन का एरिया है पूरा, कितनी नदियां जाके इसमें मिलती हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका मैंने बता दिया कि पहले इसको लैटिन अमेरिका भी बोलते थे। अभी भी जब लैटिन अमेरिका वर्ड कहीं आ जाए तो उसका मतलब आपको ये माना जाएगा कि वो साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ये दोनों स्पेन और पुर्तगाल, जो लैटिन भाषाएं हैं, लैटिन से निकली हैं, उनके गुलाम थे। और एक नाम और याद होना चाहिए कि लैटिन अमेरिका को एक साइमन बोलीवर थे, उन्होंने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति की थी, तब उन्होंने इंडिपेंडेंट दिलाई थी साउथ अमेरिका को। लिबरेटर बोला जाता है दक्षिण अमेरिका का साइमन बोलीवर को। तो ये तो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमारा, कुछ चीजें हैं बस इसके बारे में। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट।